हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट 111 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेजिडुअल फ्री क्लोरीन, पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण को किया जाता है? ए सिक टेस्ट, बी कैटालेस टेस्ट, सी ऑक्सीडेज टेस्ट, डी ऑर्थो टॉलुडीन टेस्ट। तो जब भी किसी पानी में किसी सैंपल एक पानी का जब सैंपल लिया, उसमें यदि क्लोरीन का निर्धारण करना है, क्लोरीन की मात्रा का परीक्षण करना है, इसमें क्लोरीन कितना है, तो इसके लिए हम लोग ऑर्थो टॉलुडीन टेस्ट करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आप समझते हैं कि ऑर्थो टॉलुडीन टेस्ट क्या होता है। पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए ऑर्थो टॉलुडीन परीक्षण किया जाता है। ऑर्थो टॉलुडीन एक अभिकर्मक है। तो ये जो ऑर्थो टॉलुडीन होता है, यह एक अभिकर्मक एजेंट होता है जो HCl के 10% घोल में घुला हुआ होता है। तो HCl के 10% घोल में बना होता है ये। जब इस अभिकर्मक को क्लोरीन युक्त पानी में मिलाया जाता है तो यह पीला हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब क्लोरीन युक्त पानी है जिसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक है, तो जब इसको हम मिलाएंगे ऑर्थो टॉलुडीन को, तो वो पानी जो हमने सैंपल लिया था वो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उस पानी का कलर येलो हो जाता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि इस पानी में क्लोरीन है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑर्थो टॉलुडीन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि और भी एंटीबॉडीज यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें IgM की, तो जितने भी 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उनमें जो IgM होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। इसके बारे में अभी देखेंगे। IgM एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन G होता है जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकता है, शेष प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए बनने वाला पहला एंटीबॉडी है। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर में पहला एंटीबॉडी कौन सा होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, तो ये होता है IgM। इसलिए आगे देखते हैं। यह रक्त और लसिका द्रव में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G IgG एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है। यह सीरम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी आइसोटाइप है। यदि कभी ये पूछा जाए कि सीरम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये कौन सा होता है, तो ये होता है IgG। ठीक है। अब यदि स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स इसके दिए गए हैं, तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर इसके होते हैं, मोनोमर, डाइमर और पेंटामर। तो मोनोमर में केवल 1 होता है और डाइमर में ये 2 है और पेंटामर में ये 5 आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मोनोमर होते हैं ये IgD होता है, IgE होता है और IgG होता है, और डाइमर IgA होता है और पेंटामर IgM होता है। ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। तो इसमें क्या है कि 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। जैसे यदि पूछा जाए तो मोनोमर में 1 और 2 ही एंटीजन बॉन्डिंग साइट होते हैं जहां पर कोई जीवाणु आएगा, पैथोजन आएगा, इससे बाइंड करेगा और ये एंटीबॉडी इसको मारने का काम करता है। इसमें 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमने अभी आपको ऑप्शन बताया है कि IgG प्लेसेंटा को पार कर सकता है, ये क्या होता है? एक प्रकार का मोनोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन हैं सिवाय TSH, GH, ADH,
प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडीएच हार्मोन होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। अन्य इसको दूसरी भाषा में वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इसमें जो टीएसएच है, जीएच है और प्रोलैक्टिन है, ये सभी एंटीरियर ग्रंथि के हार्मोन्स होते हैं। और इसमें एडीएच के बारे में देखेंगे कि एडीएच का जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका क्या कार्य है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक हार्मोन है जो शरीर के जल संतुलन, रक्तचाप और सोडियम के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। इस प्रकार से जो एडीएच होता है, जिसको कि वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये फ्लूइड बैलेंस बनाता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है, बीपी कंट्रोल करता है और सोडियम के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब ये काम किस प्रकार से करता है ये देखेंगे। एडीएच हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त में स्रावित होता है। यह गुर्दों को पानी को पुनः अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे मूत्र उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि नींद के दौरान किसी को टॉयलेट आ रही है, कोई छोटा बच्चा है, उसको एक प्रॉब्लम होती है एन्यूरेसिस की, बच्चा बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है, ये इसका कारण यही एडीएच हार्मोन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? नींद के दौरान पेशाब को रोकने के लिए एडीएच का स्तर आमतौर पर रात में अधिक होता है। यदि रात में एडीएच का स्तर कम हो तो शरीर अधिक मूत्र का उत्पादन करता है। तो एडीएच का स्तर क्या होता है, कम हो जाने से क्या होगा, यूरिन अधिक बनेगी। जब यूरिन अधिक बनेगी तो बच्चा टॉयलेट बिस्तर पर कर लेता है। यही कारण है कि इसका एडीएच से कनेक्शन होता है, क्योंकि जो रात में होता है एडीएच का जो लेवल होता है वो अधिक होता है, जिससे कि यूरिन या टॉयलेट ज्यादा ना जाना पड़े आदमी को। जब इसका रात में लेवल कम हो जाएगा तो यूरिन अधिक बनेगी। तो इससे जो प्रॉब्लम होती है बिस्तर पर पेशाब करने की, उसको एन्यूरेसिस बोला जाता है, जिसे हिंदी में संयम मूत्रण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के ये सभी हार्मोन्स होते हैं, एडीएच को छोड़कर, यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्ली साइन ऑफ कैटरेक्ट इंक्लूड, मोतियाबिंद के प्रारंभिक लक्षण में शामिल हैं ए क्लॉट फॉर्मेशन, बी थैलस फॉर्मेशन, सी ब्लड विजन, डी पेन। तो जब भी किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसके जो आपने देखा होगा बिल्कुल बीच में जो आंख के मोती जैसा दिखने लगता है, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। और इससे धुंधली दृष्टि या ब्लड विजन मोतियाबिंद का प्रारंभिक लक्षण होता है। देखने में उसको परेशानी होती है या कम दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार इस व्यक्ति के आंख में मोतियाबिंद आ चुका है। तो इसके जो लेंस में क्या हो रहा है, मोती जैसा ये सफेद सफेद होने लगा है। तो ये मोती जैसी ये लेंस हो जाना, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी हम लोग अभी देखेंगे। ब्लड विजन या धुंधली दृष्टि, मोतियाबिंद आंख के लेंस का धुंधलापन होता है। यह आंख के लेंस में प्रोटीन के क्षतिग्रस्त होने और आपस में चिपकने की वजह से होता है। इससे लेंस से होकर रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा कम हो जाती है। मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है और दृष्टि में कमी लाता है। मोतियाबिंद के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। उसके लक्षण देखते हैं क्या क्या है। जैसे धुंधली दृष्टि होना, वस्तुओं के बीच अंतर कर पाने में प्रॉब्लम होना, रोशनी के चारों ओर प्रभा मंडल दिखना, रात में कम रोशनी या दृष्टि कम होना। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, फूड्स विच आई कैन अवॉइड विद अ लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स एलर्जी से मैं किन खाद्य पदार्थों से बच सकता हूँ? एग, बनाना, मिल्क, योगर्ट। तो जिन भी लोगों को लेटेक्स से एलर्जी हो तो उनको एक खाद्य पदार्थ इनमें से नहीं लेना चाहिए, वो होता है बनाना या केला। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब समझते हैं लेटेक्स एलर्जी क्या होती है। लेटेक्स एलर्जी तब होती है जब लेटेक्स त्वचा, श्लेष्म झिल्ली या ब्लड स्ट्रीम के संपर्क में आता है। लेटेक्स उत्पादों के कुछ उदाहरण में शामिल हैं। देखिए,
जो लेटेक्स है जब वो स्किन के कांटेक्ट में आए, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आए या ब्लड के कांटेक्ट में आए तो इससे एलर्जी हो सकती है। और ये कब होती है, जैसे रबर के दस्ताने, क्योंकि डायरेक्ट कोई पहनता है और यदि उसको एलर्जी है तो एलर्जी हो जाएगी। कंडोम में भी लेटेक्स होता है। चिकित्सा उपकरण, रबर सिंक स्टॉपर्स, बर्तन धोने के दस्ताने, रबर विद्युत तार, टूथब्रश, डायपर, इनमें क्या होता है, लेटेक्स होता है, तो इनसे एलर्जी होती है। अब समझते हैं कि लेटेक्स से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेटेक्स एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लेटेक्स से बचना ही प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र तरीका है। हल्की लेटेक्स एलर्जी होने पर इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, जैसे सेव है, केला, एवोकाडो, आड़ू, कीवी, नेक्ट्राइन, खरबूजे, अंजीर, पपीता, इनसे क्या है, बचना चाहिए आदमी को। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिया था वो बनाना था, इसलिए इसमें बनाना ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। What are the 4C to maintain good food hygiene? अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखने के लिए 4C क्या है? A. Cleaning, cooking, culturing and cross contamination. B. Cleaning, cooking, compact packing and cross contamination. C. Cleaning, cooking, chilling and cross contamination. D. Cleaning, cooking, cutting and cross contamination. देखिए, जब भी खाना बनाए तो आपने देखा होगा कि खाने से भी कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब फूड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, फूड में संक्रमण ना हो भोजन में, क्योंकि फूड पॉइजनिंग होने का खतरा भी रहता है इससे। तो इसके लिए 4C बताए गए हैं, जिससे कि जो भी हम लोग भोजन खा रहे हैं वो अच्छी तरह हो और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करे, किसी प्रकार का रोग प्रदान ना करे। इसके लिए जो 4C बताए गए हैं, इन 4C में क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्लीनिंग करना चाहिए, जो भी खाना आया है, सब्जी वगैरह आई है उनको अच्छी तरह साफ करना। फिर आता है अच्छी तरह पकाना। उसके बाद पकाने के बाद उसको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ठंडक में रखना। तीसरा होता है क्रॉस कंटामिनेशन, का मतलब होता है एक दूसरे में उनका संक्रमण ना फैल पाए, एक दूसरे में वो एक दूसरे खाने को अलग अलग रखना। जैसे कुछ ऐसे खाने होते हैं कि उनको मिक्स नहीं करना है, तो मिक्स करने से अलग अलग टेम्परेचर वाले खाने होते हैं, तो इससे क्रॉस कंटामिनेशन होता है, तो इससे बचना चाहिए। अलग अलग खाने को, अलग अलग प्रकार के खाने को अलग अलग रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो इसमें 4C होते हैं फूड हाइजीन बनाने के लिए, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसमें क्लीनिंग है, कुकिंग है, चिलिंग है और क्रॉस कंटामिनेशन होता है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखने के लिए 4C का अर्थ है क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। पहले है क्लीनिंग और फिर उसके बाद कुकिंग, फिर है चिलिंग और क्रॉस कंटामिनेशन। क्लीनिंग के बारे में समझते हैं। पहला C साफ होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने हाथ, बर्तन और सतहों को अच्छी तरह साफ करना है। दूसरा जो है C वो है कुकिंग, कि भोजन को अच्छी तरह पकाना। और तीसरा है चिलिंग। चिलिंग में होता है अच्छी तरह से फ्रिज में रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, उससे बैक्टीरिया तेजी से पनपेंगे और भोजन खराब हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा। आगे है इसमें जो क्रॉस कंटामिनेशन है वो है भोजन, बैक्टीरिया का भोजन एक भोजन से दूसरे भोजन में स्थानांतरित होना आसान होता है, तो इससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ABG report of a patient is PCO2 31 milli equivalent per liter, HCO3 21, pH 7.43. What would be the possible acid base imbalance? एक मरीज की ABG रिपोर्ट है, PCO2 31 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, HCO3 21 है, pH 7.43 है। संभावित अम्ल क्षार असंतुलन क्या होगा? A. कंपनसेटेड respiratory acidosis, B. compensated respiratory alkalosis, C. uncompensated respiratory alkalosis, D. uncompensated respiratory acidosis। इसमें जब भी ABG रिपोर्ट कराते हैं तो ABG मींस आर्टेरियल ब्लड गैसेस, तो इसमें जो इनका निकल के आया है एक पेशेंट का PCO2 लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 31 है
और ये कार्बोनिक एसिड का 21 है, पीएच 7.43 है। तो संभावित अम्ल क्षार असंतुलन क्या होगा इनमें से? आपको बताना है कि अम्लीय होगा, एसिडिक होगा कि एल्कलोसिस होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी एसिडिक होती है। जब शरीर में मात्रा बढ़ेगी तो एसिड बढ़ाएगी। ये तो एसिड है ही, कार्बोनिक एसिड होता है ये। तो ये भी बढ़ रहा है क्योंकि ये नॉर्मल लेवल से इनका जो है ज़्यादा है। तो जब तक आपको इनकी जो PCO2 होता है और SCO3 होता है, इनका आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। तो देखते हैं, इसका नॉर्मल लेवल यहाँ पर दिया गया है। पीएच तो आप लोग जानते होंगे 7.35 से 7.45 होती है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना होता है। अब यहाँ पर इन दो के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो PCA2CO2 होता है 35 से 45 और बाइकार्बोनेट होते हैं 22 से 26। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर CO2 लेवल है, ये चूंकि कितना होता है नॉर्मल 35 से 45 होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन CO2 लेवल घटा हुआ है और ये SCO3 ये भी घटा हुआ है। तो ये इशारा कर रहा है कि जब एसिड घटेगा तो निश्चित बात है व्यक्ति में एल्कलोसिस ही होगी, एसिडोसिस तो हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अब एसिडोसिस में कौन सी होगी? ऐसी होगी अनकंपनसेटेड, जिसको कि पूर्ति ना की जा सके। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ये क्या होता है देखते हैं। अनकंपनसेटेड श्वसन क्षारीयता एक ऐसी स्थिति होती है जो तब होती है जब शरीर के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाता है, जो रक्त के अम्ल क्षार असंतुलन को बाधित करता है। इसका कारण क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन। तीव्र या गहरी सांस लेने से अधिक ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उतने उसके काउंटर पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी। इससे भी हाइपर वेंटिलेशन के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिब्स फ्रैक्चर which type of respiration pattern seen in a patient during respiration? पसलियों के फ्रैक्चर में श्वसन के दौरान रोगी में किस प्रकार का श्वसन पैटर्न देखा जाता है? A. Pain during inspiration, B. Deep and rapid respiration, C. Paradoxical respiration, D. Pain while expiration। देखिए, जब भी पसलियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसको सांस लेते समय दर्द होता है, तो इसको पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बोला जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। पसलियों के फ्रैक्चर में श्वसन के दौरान रोगी में दर्दनाक सांस लेने का पैटर्न देखा जाता है। पसलियों के फ्रैक्चर में गहरी सांस लेने पर दर्द और भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व इन सेलुलाइटिस? सेलुलाइटिस में त्वचा की कौन सी परत शामिल होती है? ए. हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस, बी. एपिडर्मिस एंड डर्मिस, सी. डर्मिस, डी. अफेक्टेड एपिडर्मिस एंड डर्मिस ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डर्मिस। सेलुलाइटिस में जो त्वचा की परत अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, वो डर्मिस होती है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये एक सेलुलाइटिस का प्रभाव के कारण, ये पैर में सेलुलाइटिस होने के कारण किस प्रकार से इसका कलर चेंज हो गया है, रेडिश हो गया है पूरा कलर, और इसमें पेन भी हो जाता है और दर्द भी रहता है और इन्फ्लामेशन भी आ जाती है। सेलुलाइटिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। यह त्वचा की मध्य परत, जिसको कि डर्मिस बोलते हैं, और उसके नीचे के ऊतकों को प्रभावित करता है। कभी कभी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सेलुलाइटिस होता है ये डर्मिस को अफेक्ट करने वाला इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the outermost layer of meninges of the brain? मस्तिष्क की मेनिंजेस की सबसे बाहरी परत क्या है? A. ड्यूरा मैटर, B. पाया मैटर, C. अरेक्नॉइड,
डी बायोमेटर। तो जब भी मेनिंजेस की बात आती है तो मेनिंजेस की जो सबसे बाहरी परत होती है इसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि मेनिंजेस की 3 परतें होती हैं। ये स्कल है, ये ब्रेन है। तो इसमें मेनिंजेस की 3 परतें होती हैं जो कि ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मस्तिष्क की मेनिंजेस की सबसे बाहरी परत ड्यूरामेटर होती है। तो इसमें और भी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। ड्यूरामेटर के बारे में यहाँ पर है, यह एक मोटी, सख्त और रेशेदार झिल्ली है। यह खोपड़ी के अंदर क्रेनियम को रेखांकित करती है। ड्यूरामेटर 2 परतों से बनी होती है। कौन कौन सी परत होती हैं वो? पेरियोस्टियल और मेनिंजियल। जो पेरियोस्टियल होती है ये क्रेनियम के सबसे पास होती है, जबकि मेनिंजियल मस्तिष्क के ऊतकों के सबसे करीब होती है। तो ये ब्रेन के पास होगी मेनिंजियल और पेरियोस्टियल होगी क्रेनियम के पास। तो इस प्रकार से आज का यह जो प्रैक्टिस टेस्ट था पूरा होता है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।